हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक कथा मंजूषा है। इसका हम आज पहला पार्ट चिंता चिता समान पढ़ेंगे। आपके फर्स्ट टर्म कोर्स में ये 4 चैप्टर्स हैं। चिंता चिता समान, कुबेर का घमंड, विकारिन, 3 सवाल। आज ये पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट चिंता चिता समान। चिंता चिता के समान, ये कहावत है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चिंताएं होती हैं, यदि मनुष्य अपनी चिंताओं में ही घुलता रहे तो वह एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाता है, मरणासन स्थिति में आ जाता है, जो कि उसकी चिता के समान हो जाती है। इसलिए चिंताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि चिंताओं पर विचार विमर्श कर हमें उन चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। अवध के राजा मान सिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की बात है। अवध के एक राजा थे, राजा मान सिंह। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा करते थे। दयालु होने के साथ साथ वह बहुत शक्तिशाली भी थे। जब उनका राज्याभिषेक हुआ, यानी जब उनको राजा बनाया गया, उस समय उनके राज्य की सीमाएं बहुत ज्यादा नहीं थी। बहुत बड़ा साम्राज्य उनके पास उस समय नहीं था। अपने पिता के वे इकलौते पुत्र थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बुद्धि बल से, यानी बुद्धि की शक्ति से एवं बाहुबल से और अपनी शारीरिक शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। विस्तार करते करते धीरे धीरे उन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि बल से उन्होंने अपने राज्य का, साम्राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे लगभग पूरे उत्तर भारत जो था, पूरे भारत पर उनका अधिकार हो गया था। अधिक धन संपत्ति एवं शक्ति मनुष्य को कभी कभी घमंडी और अहंकारी बना देती है। जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ आ जाता है, जरूरत से अधिक जब उसके पास आ जाता है, तो वह अहंकारी हो जाता है, उसमें घमंड की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। और यही कुछ इस राजा मान सिंह के साथ भी हुआ। जब उनका लगभग पूरे भारत पर अधिकार हो गया, तो उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, शक्ति उनके पास अपार थी। उनके अंदर भी यह स्वाभाविक जो मनुष्य का स्वभाव है, अहंकारी हो जाना, घमंडी हो जाना, ये भाव उनमें भी आ गए। राजा मानसिंह के व्यवहार में अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बदलाव आना शुरू हो गया। वह सुख सुविधाओं का उपयोग करते रहते। जो उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, उनका उपभोग वो करते ही थे। ऐशो आराम में ही सारा समय वे व्यतीत करने लगे। अब उन्होंने राजपाट की ओर ध्यान देना कम कर दिया और ऐशो आराम में अपना जीवन बिताने लगे। अब वे कर्महीन हो गए थे, काम कम करते थे और अधिक से अधिक समय जो था वो अय्याश में, यानी अपने मनोरंजन में, अपने ऐशो आराम में ही करने में व्यतीत किया करते थे, और यही वो पसंद अब करने लगे थे। राजकार्य की तरफ उन्होंने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। कर्महीन होने के कारण उनका बाहुबल भी कम हो गया था। अब जब कर्म कुछ करते नहीं थे, कर्महीन हो गए थे, तो उनकी शक्ति जो थी वो भी कम होती जा रही थी। बाहुबल यानी शारीरिक शक्ति भी कम होती जा रही थी। सेना के रखरखाव की ओर अब वे कम ध्यान दे रहे थे। सेना, जो कि किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सशक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सेना का कोई रखरखाव ही नहीं हो रहा था, इसलिए सेना की शक्ति भी कम होती जा रही थी। एक दिन उनके गुप्तचरों ने, यानी उनके जासूसों ने आकर ये सूचना दी कि पड़ोसी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही राजा ने ये सुना तो सोच में पड़ गए। अब राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं पड़ोसी राजा धोखे से उनका राज्य ना हड़प ले, उनका राज्य ना छीन ले। अय्याश पसंद बन जाने के कारण अपनी प्रजा की तरफ राजा ने पहले ही ध्यान देना कम कर दिया था। अब चिंता के कारण राजा और बलहीन होता जा रहा था। पहले ही वो ध्यान नहीं दे रहा था, अपना समय वे ऐशो आराम में बिताता था। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि पड़ोसी राजा कब उस धोखे से उसके राज्य पर आक्रमण कर ले। अब ये चिंता के कारण राजा जो था और अधिक बलहीन होता जा रहा था, शक्तिहीन होता जा रहा था। उसे पता था
कि अब उसके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। अपने मन की इस व्यथा को, अपने मन के इस दुख को उसने रानी से कहा। अब रानी जो थी वो भी साम्राज्य हाथ से निकल जाने के डर से परेशान हो उठी। रानी को भी लगने लगा कि अब उनका साम्राज्य ना छिन जाए। राजा को अपने एक मंत्री से यह पता चला कि उनके राज्य में एक ज्ञानी ध्यानी दिव्य योग पुरुष रहते हैं। वे प्रजा की भलाई के काम करते हैं। उन योगी पुरुष के आ जाने से वहां की प्रजा बहुत आश्वासित हो उठी थी। अब जब मंत्री ने राजा को ये बताया कि उनके यहाँ एक ज्ञानी ध्यानी दिव्य योग पुरुष रहते हैं जो कि प्रजा के लिए भलाई के काम करते हैं, और प्रजा भी उनसे बहुत आश्वासित है, क्योंकि उनकी जो कार्य है, उनसे जो कष्ट, जो भी उन प्रजा को जो कष्ट होते थे उनका निवारण वो योगी के माध्यम से करते थे। योगी उनके दुख कष्टों को दूर किया करते थे। प्रजा अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बेहिचक उन योगी के पास जाते थे और अपने कष्टों का निवारण, अपने कष्टों को दूर होने के कारण प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न होकर अपने घरों को लौट जाया करते थे। सभी लोग उनके ज्ञान की सराहना करते हैं, यानी उनके पास जो ज्ञान है, योगी का जो ज्ञान है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये बात मंत्री ने राजा को बताई। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि मेरी समस्या का समाधान भी उनके पास जरूर मिलेगा। उन्होंने सोचा कि मेरी जो समस्या है वो, उस समस्या का समाधान इन योगी के पास अवश्य मिल जाएगा। और फिर यह सोचकर राजा जो थे योगी के पास जा पहुंचे। योगी अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया करते थे। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कंदमूल या भोजन भी अर्पित करते थे। जो भी उनके पास आता था, जिस भी समस्या का निवारण करने के लिए जो भी व्यक्ति उनके पास आता था, योगी उन्हें कंदमूल देते थे। कंदमूल तो जो वह एक प्रकार का वह पौधे होते हैं कंदमूल, जिसकी जड़ों को उबालकर या फिर भूनकर खाया जाता है। तो जो भी उस योगी के पास आते थे, जो भी व्यक्ति आता था, तो वो उन्हें कंदमूल दिया करते थे या फिर उन्हें भोजन जरूर खिलाया करते थे। फिर उसके बाद वे प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति से उसकी समस्या पूछते थे और फिर उसके समाधान बताया करते थे। योगी ने राजा का भी स्वागत किया। राजा ने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, राजा जो था बड़ा आतुर हो रहा था, बेचैन हो रहा था कि जल्द से जल्द उसकी समस्या का उसे समाधान मिल जाए। इसलिए उसने योगी से विनती की कि वह पहले उसकी बात को सुने। योगी ने भी धैर्यपूर्वक राजा की सारी बातें सुनी, जो उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई। जब राजा ने अपनी बात पूरी समाप्त कर ली तो योगी बोले, राजन, किसी भी समस्या का समाधान आसानी से संभव हो सकता है, यानी कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी समस्या का जो समाधान है, उसका जो हल है, वो आसानी से निकल सकता है। आप इसलिए चिंता छोड़िए, हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। पहले हम दोनों भोजन करेंगे, फिर आपकी समस्या पे विचार करेंगे। उसके बाद योगी ने कुछ लकड़ियां जलाकर भोजन तैयार किया। फिर दोनों की थालियों में उस योगी ने भोजन परोसा, राजा की और अपनी थाली में। साथ ही कुछ कंदमूल भी रख दिए। दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन भी किया। राजा तो जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान चाहता था। भोजन समाप्त होते ही राजा ने फिर से योगी से अपनी समस्या का समाधान जानना चाहा। योगी ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चुपचाप चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और अपनी घास फूस की कुटिया पर फेंक दिया। घास फूस सूखा तो था ही, क्योंकि जो कुटिया उनकी बनी हुई थी घास फूस की, वो उसमें सूखी घास थी। तो योगी ने बिना कुछ बोले चुपचाप लकड़ी उठाई, जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपनी कुटिया पर फेंक दिया। इसलिए उसका आग पकड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि कुटिया सूखी घास फूस की थी। एकदम से उस घास फूस ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते कुटिया जो थी धू धू करके जलने लगी। अपनी कुटिया को जलते देख योगी के चेहरे पर नाम मात्र का भी दुख नहीं था। यानी उनकी कुटिया योगी की जल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दुख प्रकट कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था कि उन्हें दुख हो रहा होगा। राजा यह दृश्य देख परेशान हो उठा। वे योगी से बोला,
साधु महाराज, ये क्या किया आपने? योगी बोले, राजन, क्या आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिला? कुछ देर रुककर योगी फिर बोले, आपकी दुविधा का हल आपके सामने ही है। इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। आपने देखा, इसी आग के माध्यम से पेट की भूख शांत करने के लिए भोजन बनाया जा सकता है, और यही आग इंसानों के घर व सामान को जलाकर तबाही भी मचा सकती है। यानी योगी ने इस कार्य के माध्यम से राजा को ये समझाने का प्रयास किया, किसी भी प्रकार की दुविधा हो उसका समाधान अवश्य होता है, और संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। उन्होंने आग का उदाहरण देते हुए बताया कि आग जो है, ये जहाँ पर एक और पेट की भूख शांत करने के लिए भोजन बनाने के प्रयोग में लाई जाती है, तो वहीं यही आग जो है इंसानों के घर और उसके सामानों को जलाकर तबाही भी मचा सकती है। यह मानव मस्तिष्क, यानी जो हमारा मानव मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है और उसकी जो विचार है, हमारे मस्तिष्क और उसकी जो विचार है, उस पर निर्भर करता है कि हम किसी भी वस्तु को किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। योगी जो था, उन्होंने राजा को समझाया कि आप व्यर्थ ही चिंता में अपना समय नष्ट ना कीजिए। आप एक शक्तिशाली एवं सबल राजा हैं। आपने अपनी बुद्धि से और अपने बाहुबल के माध्यम से पहले ही अपने राज्य का विस्तार किया था। आप अपनी उसी शक्ति पर फिर से विश्वास जागृत कीजिए, यानी अपने अंदर ही विश्वास लाइए कि आपके अंदर वही शक्ति आपके पास है। यदि शासक अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर राज्य का कार्य करता है, तो उसे प्रजा का पूरा सहयोग भी प्राप्त होता है। राजा को यह भी समझाने का प्रयास किया कि अगर शासक अपने स्वार्थ को, अपने विषय में, अपने स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में छोड़कर सोचना छोड़ दे और प्रजा के हित के बारे में ध्यान रखे, तो प्रजा भी उसका हमेशा साथ देती है। जिस प्रजा की अपने राजा पर अटूट श्रद्धा होती है, उस राज्य की ओर तो कोई दुश्मन आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। राजा की बुद्धि पर पड़ा हुआ जो पर्दा था, उसको जो गलतफहमियां थी या उसमें वह जो गलत विचार उसके मन में थे, इस समस्याओं को लेकर अब वह स्पष्ट हो गया था। उसे लगा कि उसकी अब समस्या का निवारण हो गया है। वह योगी महाराज को प्रणाम करके अपने महल की ओर अब लौट पड़ा। महल में आकर उसने अपने मंत्री गणों से मंत्रणा की। पहले तो विचार विमर्श किया अपने मंत्रियों को साथ बैठकर, फिर मंत्रियों और राजा ने मिलकर फिर से अपने राज्य को किस प्रकार से सुदृढ़ और उसको मजबूत बनाया जाए, इस पर विचार किया, और फिर अपने साम्राज्य को मजबूत बना भी लिया। यानी वापस वह अपने पहले की तरह अपने राजपाट की ओर ध्यान देने लगा, अपने प्रजा के विषय में सोचने लगा, और फिर अपने राज्य को उसने पहले की भांति सुदृढ़ और मजबूत बना लिया। तो बच्चों, चिंता जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। इसलिए हमें चिंताएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई भी समस्या होता है उस पर चिंता करने की बजाय उससे छुटकारा पाने के लिए उस समस्या को दूर करने पर विचार करना चाहिए। बच्चों, इस पुस्तक के अंत में पेज नंबर 61 पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आपके इस पाठ में 4 प्रश्न हैं। इनके क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो ये चारों प्रश्न जो हैं आप इसे कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, राजा मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किस प्रकार किया? राजा मानसिंह ने अपने बुद्धिबल और बाहुबल के सहारे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरा प्रश्न है, राजा मानसिंह के व्यवहार में कब और क्या बदलाव आए? विस्तार करते करते राजा मानसिंह लगभग पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया था।
अधिक धन संपत्ति एवं शक्ति मनुष्य को कभी कभी घमंडी और अहंकारी बना देती है। राजा मानसिंह के व्यवहार में भी अब दिन प्रतिदिन ऐसा ही बदलाव आने लगा था। वे सुख सुविधाओं का उपयोग तो करते ही रहते थे, ऐशो आराम में भी अपना उन्होंने सारा समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था। राजकाज की तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था। कर्महीन होने के कारण उनका बाहुबल भी अब कम हो गया था। सेना के रखरखाव की ओर भी उन्होंने अब कम ध्यान देना शुरू कर दिया था। राजा क्यों चिंतित रहने लगे? राजा इसलिए चिंतित रहने लगे थे क्योंकि एक दिन उनके गुप्तचरों ने आकर उन्हें सूचना दी कि पड़ोसी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि अब राजा को सदैव यही चिंता सताने लगी थी कि कहीं पड़ोसी राजा उनके राज्य को ना हड़प ले। अय्याश पसंद हो जाने के कारण राजा अपनी प्रजा की तरफ पहले ही ध्यान नहीं दे रहा था। इसी कारण उसे अब चिंता होने लगी थी। नेक्स्ट है, राजा योगी पुरुष के पास क्यों गए? जब राजा को अपने गुप्तचरों के द्वारा ये पता चला कि पड़ोसी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब राजा को चिंता सताने लगी, क्योंकि राजकार्य में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ना ही सेना के रखरखाव की ओर ध्यान दिया था। उन्हें साम्राज्य छिन जाने का डर सताने लगा था। तभी एक मंत्री से जब राजा को ये पता चला कि उसके राज्य में ज्ञानी ध्यानी दिव्य योग्य पुरुष रहते हैं जो कि प्रजा की भलाई का कार्य करते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण भी करते हैं, तो अपनी समस्या का समाधान पाने के उद्देश्य से राजा योगी पुरुष के पास गए थे। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर जो है आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये 4 प्रश्न हैं आपके, इनके उत्तर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इनको आप अपने शब्दों में कॉपी में लिखेंगे और ये जो है कथा मंजूषा का कार्य आप हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। मेधा की कॉपी में सिर्फ मेधा का ही कार्य, मेधा पुस्तक जो है उसका ही कार्य किया जाएगा। व्याकरण का और कथा मंजूषा का कार्य जो है हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में किया जाएगा।